ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है जिसमें मास है, जैसे कि अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और सन अर्थ के साथ साथ सभी प्लैनेट्स उनके मून, एस्ट्रॉइड बेल्ट और मेट्रॉइड को अट्रैक्ट करता है। अगर आप एक सेब को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींच रही होगी। इसी आइडिया को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया। आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी सिर्फ उन ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है जिनके पास अपना मास है, लेकिन लाइट के पास कोई भी मास न होने के बाद भी ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे इफेक्ट क्यों करती है? इसका जवाब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव किया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक स्पेस टाइम का कर्वेचर है और ये कर्वेचर स्पेस में मौजूद हैवी ऑब्जेक्ट जैसे मैसिव स्टार्स और ब्लैक होल्स क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सन अपने हैवी मास की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर क्रिएट करता है और अर्थ के साथ साथ सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स उस कर्व्ड जियोमेट्री को फॉलो करते हैं। लेकिन ब्लैक होल जैसे मैसिव स्ट्रक्चर स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देते हैं कि उसमें से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर जाने के कुछ देर बाद वापस आने लगता है। ऐसा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। लेकिन अगर आपको किसी रॉकेट को स्पेस में भेजना है तो उसे मिनिमम एस्केप वेलोसिटी की स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा ताकि वो रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी को पार करके स्पेस में जा सके। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है प्लेनेट के मास और उसकी रेडियस पर। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी हमें किसी रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी को इजीली पार कर सके। हर प्लेनेट की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी है उनके साइज और मास के अकॉर्डिंग। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी जुपिटर की है 60 किलोमीटर पर सेकंड। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी क्या है? आखिर क्यों ब्लैक होल को लाइट की स्पीड से भी एस्केप नहीं किया जा सकता है, जबकि लाइट की स्पीड तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। हर ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक बड़े स्टार के साथ। स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये एनर्जी स्टार को अपवर्ड यानी बाहर की तरफ फोर्स करती है। वहीं ग्रेविटी स्टार को अंदर की तरफ पुश करती है। ये बैलेंस स्टार को जिंदा रखता है। लेकिन जब स्टार अपनी आखिरी स्टेज में होता है और उसमें फ्यूजन रुक जाता है और स्टार में फ्यूजन की वजह से होने वाला आउटवर्ड प्रेशर खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में स्टार कोलैप्स करना शुरू कर जाता है और उस स्टार में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद या तो स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है या फिर न्यूट्रॉन स्टार में। ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो इतना कंप्रेस होता है कि वो स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। अगर हम सन को कंप्रेस करके ब्लैक होल बनाने की कोशिश करें तो सन सिर्फ एक फुटबॉल साइज जितना बड़ा ब्लैक होल बन पाएगा। तो सोचो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए ब्लैक होल कितना मैसिव होगा। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल हमारे सन से 4 मिलियन टाइम ज्यादा मैसिव है। ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि सारे पॉसिबल रास्ते सेंटर की तरफ ही जाते हैं और अगर स्पेस ही कर्व होगा तो लाइट को भी उस कर्व को फॉलो करना पड़ेगा। यानी ग्रेविटी लाइट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है, बल्कि उस कर्वेचर की वजह से लाइट ब्लैक होल के अंदर समा जाती है। 1919 में ब्रिटिश साइंटिस्ट एडिंगटन ने दुनिया को इसका रियल प्रूफ दिया। उन्होंने देखा कि सोलर इक्लिप्स के दौरान एक स्टार की लाइट बेंड हो रही है और इसी प्रूफ ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही साबित किया। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।